Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I am your host, Eliza Naqvi, and today we have a very interesting guest. He started his career as a banker, but now turned towards teachings due to his passion. He is now the director of an emerging A-level institute called the Titan College. With over 12 years of experience in teaching, he has devoted significant in the education sector. He has also founded the Gravity Institute, which was firstly located in Hyderabad and now is in the second campus is present in Defense as well. If we talk about his education, he is a law graduate, master's in economics and commerce. Let's get to know him and his journey, everything he's went through to get to where he is today. A warm welcome to Mr. Ali Raza. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for having me on board. Thank you for being here. How are you doing? Everything is perfect, mashallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All right, to just kickstart the podcast, I want to ask you of a word that describes you up till now, that describes you entirely, and it could be something you practice, it could be something that you value, just something that describes you as a whole. ओके देखें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करूं तो लाइफ में जो मैटर करता है ना, सबसे ज़्यादा वो करता है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी. Okay. अगर आपके पास हर चीज़ को फेस करने का कॉन्फिडेंस है. मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे या जो CFOs होते हैं, CEOs होते हैं, कि माइट बी पॉसिबल उनके अंदर कोई बहुत अच्छी स्किल्स नहीं होती हैं, बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, लेकिन उनके पास एक एबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी. कभी बार हमें बेनिफिट्स, जब हम लोग, मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे, याद करवाए जाते थे बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती थी, लेकिन वन ऑफ द मेजर क्वालिटी जो होती थी वो होती थी रिस्क टेकिंग एबिलिटी. तो ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है ना, अगर ये किसी स्टूडेंट के अंदर आ जाए, ये किसी टीचर के अंदर आ जाए, ये किसी भी प्रोफेशन में अगर आपके अंदर आ जाए कि आप एक रिस्क टेकर बन जाएं, और फिर डेफिनेटली उसका एक कॉन्फिडेंस. क्योंकि देखें, आप जिस चीज़ को, हम जितने भी, अगर अभी फॉर एग्जांपल आपने जिक्र किया मेंटोर्स, मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटोर्स होंगे, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मेंटोर्स होते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं. तो जब हम उनकी लाइफ को थोड़ा सा देखते हैं ना, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नजर आती है कि जब वो किसी भी चीज़ को, एक लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है, तो उसके पीछे जो उनकी कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है. लेकिन फर्स्ट डेफिनेटली यू हैव टू डिसाइड योर गोल एंड देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. Very true. Acha, if we talk about risk taking, so you have had a various shift in your career, be it education, like academic life आपकी. तो उसमें you had explored a lot of different things. तो what was your risk taking element? Like, was it related to your academics जब आप masters कर रहे थे, या फिर when you switched towards teaching? Where do you think that the risk element came in your life? देखें, रिस्क एलिमेंट का मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं भी जब स्टार्टिंग का स्टूडेंट था, तो स्टार्टिंग में तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शाय हुआ करता था. Really? अच्छा, बहुत शाय था, ये नहीं कि क्लास में पीछे बैठना, और एक तो जो बैक बेंचर्स होते थे ना, और वो बैक बेंचर्स बैठ के थोड़ा एंजॉय करना, किसी टीचर पे कोई कमेंट कर दिया, विच इज़ अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत करता था. और अब तो मैं खुद बच्चों की, एक तो होता है कि मैं खुद एक स्लोगन भी लेकर आता हूँ कि भाई तालीम के साथ साथ हमें तरबियत पे बहुत काम करना है. हमने PhD किया हुआ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँ, लेकिन अगर मुझे अपने पेरेंट्स से बात करने की तमीज़ नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आजकल देख रहा होता हूँ रोड पे काफ़ी इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, तो बच्चे बड़ों से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, और वो एक पढ़ा लिखा बच्चा मुझे नज़र आ रहा है. तो हमारी सोसाइटी में एक जो ये तरबियत का एलिमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा मिस कर गया. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब बचपन में शाम में कहीं क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते थे, तो हमारे जहन में क्या होता था कि अगर कोई बुजुर्ग जा रहा होता था, तो उस टाइम पे अगर मैं बैटिंग या बॉलिंग कर रहा था तो मैं रुक जाता था कि नहीं यार, इनका एहतराम है, इनका अदब है. अच्छा, फिर एक सलाम करने का कल्चर, बीइंग अ मुस्लिम, ये जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है. फॉर एग्जांपल, एक हमारे टाइम पे एक बुजुर्गों का ना बड़ा एहतराम होता था. आजकल ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि सोशल मीडिया जब से आया है ना, तो सोशल मीडिया की हमने बीइंग अ सोसाइटी, हमने उसकी पॉजिटिव चीज़ों को कम अडॉप्ट किया और नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट किया. हमारी लाइफ में ना हर चीज़ एक मजाक बनी हुई होती है. आप ये देखेंगे कि जब आप सोशल मीडिया ओपन कर रही होती है ना, तो उस पर पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम होती हैं और नेगेटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है. हमारा एक जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया सोसाइटी को लेके, इस कंट्री को लेके. तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, ये एक एजुकेशन सिस्टम जो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ, तो 8 बजे अगर एक बच्चा यहाँ पे एंटर हो रहा है और 3 से 4 बजे वो घर जा रहा है, तो उसका जो मेन टाइम होता है ना, जिसमें वो एनर्जेटिक होता है, उसको आइडियाज़ आ रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं जिसको हम, वो टाइम वो गुजार रहा है अपने ब्लड रिलेशन से ज़्यादा इस इंस्टीट्यूट में. तो इंस्टीट्यूट को तालीम के साथ साथ, एक एजुकेशन के साथ साथ, आप बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना रहे हैं, आप उनको PhD करवा रहे हैं, आप MBS करवा रहे हैं, वेल एंड गुड है.
बट हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आना पड़ेगा जिसको मैं कह रहा हूँ कि करेक्टर बिल्डिंग। तो करेक्टर बिल्डिंग जब एक होती है ना, तो फिर आपको पता है कि हमारी बड़ी पॉपुलर सेइंग भी है कि भाई बात अब बानसीब बेदब बेनसीब। ये जब किसी भी बड़े ने बोली है तो काफ़ी सोच समझ कर बोली है। Wonderful. Okay, I'm just going to ask about the questions that you're currently saying. तो अगर हम तरबियत की बात करें तो in your capacity आप इस पे क्या काम कर रहे हैं and what do you think is necessary to address in this time and age? देखिए, सबसे पहली एज तो ये, सबसे पहला जो इसमें एक एलिमेंट है ना कि जो हमारा यूथ है ना वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन होने के रीज़न क्या है कि अगर आजकल आप देखें कि हमारी जो एक तो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, यानी कि मैं जब यूथ को रीड कर रहा होता हूँ ना, तो अगर एक यूथ जो है वो सबसे पहले स्पोर्ट्स के बारे में देख रही है, तो स्पोर्ट्स में अगर मैं आ जाऊँ क्रिकेट, तो एक क्रिकेट में हमारी टीम की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, ठीक है। अच्छा, फिर जो दूसरा स्पोर्ट्स एक हमारी यूथ को बहुत पसंद है वो फुटसॉल या फुटबॉल बहुत पसंद है, उसमें हमारी कोई टीम की परफॉर्मेंस ही नहीं है। उनकी जो आइडियल्स बने हुए हैं ना वो अब पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। यानी कि अब आप देखने जैसे 14 अगस्त करीब है, अब एक 14 अगस्त 10 से 15 साल पहले सेलिब्रेट किया जाता, एक अब सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे नेशनल हीरोज़ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी हीरो को बहुत ज़्यादा पसंद करता था जो पाकिस्तानी होता था, ठीक है, उसी को देख के मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत का एलिमेंट पैदा होता था। अब मुझे कोई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, चाहे वो मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात कर लूँ, मैं किसी और इंडस्ट्री की बात कर लूँ, वो ज़्यादा अपील ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारे जो आइडियल्स और हीरो बने हुए वो कौन बने हुए, जो डेफिनेटली पाकिस्तानी नहीं, यानी कि ग्लोबल हम ज़्यादा, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। तो देखें, बीइंग अ, मैं आपको छोटी सी बात करूँ, तरबियत स्टार्ट होती है सलाम से। अगर आप किसी भी बंदे को, चाहे वो आपका गार्ड हो, मेरी आज तक कोशिश होती है, ये भी मैंने कुछ लोगों से सीखी, कि आप सबसे पहले तो किसी भी गार्ड को और चौकीदार को सलाम करें। आप यकीन करें, देखिए, मैं किसी गार्ड या चौकीदार को ज़रूरी नहीं, इट्स नॉट कि मैं उनको एक मोटिवेशन दे रहा हूँ, मुझे फाइनेंशियल, कि मैं जाते हुए किसी गार्ड को 1000 रुपये दे रहा हूँ, 500 रुपये दे रहा हूँ कि आज तो मेरी तरफ से चाय पी लेना, वो तो एक अलग मोटिवेशन है। लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने चौकीदार को, अपने गार्ड को, अपने वेटर को सलाम कर रहा हूँ, तो देखिए तरबियत का एलिमेंट वहाँ से स्टार्ट होता है। आपको कोई भी बड़ा नजर आए, मेरे मज़हब ने अगर एक चीज़ बोली है ना कि आप किसी बंदे से, आपका उससे कोई रिलेशन हो या ना हो, और आप उसको सलाम दें, तो वो बहुत सोच समझ के बोली है। तो पहली चीज़ तो हो गई कि आपके, हमारे अंदर अब एक सलाम करने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। हाय हेलो, जो हमारा जब से ये चैटिंग स्टार्ट हुई है, तो वो स्टार्ट ही हाय हेलो से हो रही होती है। तो हाय हेलो तो हमारा जर्गन ही नहीं, हम तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम करते हैं, और उसमें भी प्रॉपर सलाम। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप जो हमारे, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी की तबीयत वगैरह ख़राब होती है, तो हमारे रिलीजन में भी है, हमारे कल्चर का भी पार्ट है कि हम उससे खैरियत पूछते हैं, ठीक है। उस टाइम पे उसका केयर करना, रिलेटेड टू एनीथिंग, आप उसको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। हम खुद भी, मुझे बताना, अगर कभी मेरी भी तबीयत ख़राब होती है, किसी भी और की, तो जो बंदा उस टाइम पर हमारा बहुत ख्याल रखता है ना, ऑटोमेटिकली उसको थोड़े से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो ये एक एलिमेंट है जो हमें स्टार्ट करना चाहिए। बड़ों की तमीज़ हो गई। हम कभी सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको अपना आइडियल मत बनाएं, क्योंकि देखें ना, आप आजकल देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे कौन सी चीज़ हिट हो रही होती है। वो एक ऐसी चीज़ हिट हो रही होती है, 2-3 चीज़ें, कि भाई किसी सेलिब्रिटी ने कोई ऐसा डांस कर दिया, कोई ऐसा स्लोगन बोल दिया जो देखा जाए बहुत अनएथिकल है, लेकिन हमारी यूथ को अपील कर जाएगा। अच्छा, फिर वही चीज़ हमारी सोसाइटी का पार्ट बन जाएगी। कुछ लैंग्वेजेस के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डेफिनेटली हमें ना उर्दू में बोले जाते हैं ना इंग्लिश में बोले जाते हैं, लेकिन वो किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिए, तो वो हम फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, हमारे, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं तकरीबन मैंने इस 3 से 4 महीने में कोई अबव 1000 स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ किए होंगे जो हमारा अभी ए लेवल का स्टूडेंट है। ओके। उनमें से अगर मैं किसी से पूछता हूँ ना व्हाट इज़ योर फेवरेट सेलिब्रिटी, तो उसमें से किसी के मुंह से नहीं निकलता है कि मुझे कोई आगा खान का डॉक्टर पसंद है, मुझे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पसंद है, मुझे मेरा टीचर पसंद है। उनके ज़्यादातर नाम वो निकल रहे होते हैं कि वो कोई किसी फुटबॉलर का नाम ले लेंगे, वो किसी इन्फ्लुएंसर का नाम ले लेंगे। तो हमने अपने आइडियल्स बहुत ज़्यादा चेंज कर लिए। अब डेफिनेटली जो बंदा मेरा आइडियल होगा मैं उसी को फॉलो करूँगा। जब मैं उसी को फॉलो करूँगा तो फिर उसी के पाथ पे चलूँगा। तो मैं अपने रिलीजन से, और जो हमारा एक बिल्कुल एक कल्चर था, कल्चर ट्रेडिशन था, उससे डेफिनेटली पीछे हट जाऊँगा। Okay, so to keep it a little short, what do you feel like is the grassroots problem? कि ये प्रॉब्लम तो हमें पता है कि it is arising and it is there, but what do you do to fix that problem? And where do you feel like कि the lacking was there जो ये प्रॉब्लम arise हुई? देखिए, आजकल क्योंकि अब मैं जब अपनी फैमिली गैदरिंग्स में जाता हूँ और मैं अपने डेफिनेटली मेरे अंकल आंटी उन सबको मैं ना मॉनिटर बहुत कर रहा होता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। बीइंग अ टीचर एक आदत होती है कि अब मैं ये देख रहा होता हूँ कि जो सेलफोन का यूज़ है ना, ये हमने एक मिथ बनाई हुई है कि बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। ये तो आजकल
40, 50, 60 यानी कि जो हमारी आंट वगैरह होती है, अंकल वगैरह, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ आ गया। अब होता क्या है कि हमारे ज़माने में ये होता था कि जो शाम की एक चाय होती थी ना, या रात में जो हम डिनर कर रहे हैं वो हमेशा हम फैमिली के साथ करते थे। दोपहर में आपको पता है लंच वगैरह में कोई जॉब पर है, कोई यूनिवर्सिटी में, उस टाइम पे क्या होता था कि ये जो पूरी फैमिली जब बैठती थी ना, ये फैमिली बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती थी। उसमें एक फॉर एग्जांपल एक 7th क्लास का एक स्टूडेंट है, देखें प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, जब आप 6, 7, 8 में होते हैं। क्या पता उस बच्चे को उसका कोई फ्रेंड वगैरह बुली कर रहा, लेकिन उसका जो फ्रस्ट्रेशन है उसको आप सुनेंगे रहे। ठीक है, मदर के पास टाइम नहीं है अपने बेटे और बेटी से बात करने के लिए, फादर के पास टाइम ही नहीं। अच्छा, फादर का भी इशू क्या हो रहा है कि देखें आजकल जो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है, पाकिस्तान के जो कंडीशन है उसमें उनके माइंड में भी एक फ्रस्ट्रेशन चल रही है, यानी कि जिम्मेदार इसकी पूरी सोसाइटी। देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फादर हूँ और मेरे माइंड में ये चल रहा है कि इस मंथ में मुझे अपनी ग्रोसरी के लिए इतने पैसे कलेक्ट करने हैं, मुझे फिर बिल देना है, मुझे अगर मेरा रेंट का घर है मुझे रेंट देना है, तो जब तक मैं इन प्रॉब्लम्स में ही रहूँगा तो मैं कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग पे बच्चों की बात करूँगा। तो हमारे फैमिली में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, टीचिंग का प्रोफेशन भी अनफॉर्चुनेटली, ये जो आपका एजुकेशन का प्रोफेशन है ये भी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है। अब जब ये कमर्शलाइज हो गया है, देखिए मैं आपको जैसे एक बात बताऊं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर मैं किसी को कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहा हूँ तो देखें वो तो उसकी प्रोफेशनल लर्निंग है, लेकिन अगर मुझे उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है तो कहीं ना कहीं कुछ काउंसलिंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, जहाँ पर एक आपके जो टीचर्स होते हैं वो टीचर, देखें स्टार्टिंग में जो मेरा मेंटोर होता है वो तो मेरा टीचर ही होता है। बिकॉज मैं अगर एक स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं अगर एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं स्कूल या कॉलेज में हूँ, उसके बाद मैं कोचिंग जा रहा हूँ और उसके बाद मैं घर आके डिनर कर रहा हूँ, अपना होमवर्क कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। तो मेरा 80% टाइम यूटिलाइज हो रहा है मेरे टीचर के साथ, मैं उसको सुन रहा हूँ। तो टीचर्स अपने ड्यूरिंग लेक्चर्स कोशिश किया करें कि देखें वो एकेडमिक्स पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चा उनको मिला हुआ है और एक अच्छी स्ट्रेंथ में मिला हुआ है, मैं 80 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं 100 पढ़ा रहा हूँ, मैं 500 पढ़ा रहा हूँ पूरे सेशन में, तो उनकी कोई ना कोई ऐसी बात जो टीचर की हो जो बच्चों को अट्रैक्ट कर जाती है, तो वो कोशिश करें कि साथ साथ एक थोड़ा सा तरबियत का एलिमेंट। फिर देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूं कि मेरा टीचर अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है या मेरे घर में मेरी मदर फादर नमाज नहीं पढ़ रहे तो शायद मैं भी नमाज ना पढ़ूं। मुझे रिलीजन सीखते हुए काफ़ी टाइम लगता है। मैं ये देखता हूं कि यार जब एक टाइम ऐसा आता है, देखिए मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि एक बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड पर्सन होता है ना वो माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी होता है। रीज़न क्या होता है कि जब वो लाइफ को इसने लेवल पर जाके देखता है ना तो वो कहता है कि सारी चीज़ें जो ना वो मेरे रब की तरफ से ही हैं। तो अब डेफिनेटली मुझे उस रब ने जब 5 दफ़ा पुकारा है तो मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम ये चीज़ बच्चों को बचपन ही से डालें, लेकिन देखिए एक नेगेटिव एलिमेंट ये भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी पेपर में फेल हो गया, अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा ईमान थोड़ा सा वीक है ना, मैं पूरा बटन डाल दूंगा कि अल्लाह ताला मैंने तो इतनी मेहनत करी थी। तो ये हमने बचपन से बच्चों में डालनी पड़ेगी कि टीचर उसके मेंटोर हैं, पेरेंट्स उसके मेंटोर हैं। घर में अगर मेरे कोई छोटे कजन्स हैं मेरे तो उनकी काउंसलिंग मुझ पर लाजमी है। मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 2-3 दफ़ा एतकाफ़ में भी बैठा तो उस टाइम पे जो मेरे एरिया के बच्चे वगैरह थे वो मेरे साथ बैठे, तो मैंने पूरे टाइम उनकी कोशिश करी कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग करूं। एतकाफ़ के बाद वो मुझे मिले, एक दफ़ा हमने सिटिंग करी, बाहर हमने लंच किया, तो मैंने उनको पूरा बताया कि भाई देखो लाइफ में एवरीथिंग इज कैन नॉट बी परफेक्ट। हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो CFO बना हुआ है, जो CEO बना हुआ है उसकी लाइफ परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी लाइफ में जितने चैलेंजेस होते हैं वो डेफिनेटली एक ऑर्डिनरी बंदे की लाइफ में भी नहीं होते, लेकिन वो उसको ओवरकम करते हैं। जब तना वो ओवरकम करते रहते हैं उतना उनकी पोजीशन ऊपर हो जाती है, और जितनी हायर आपकी पोस्ट होती है ना उतना हायर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम जब छोटे मोटे होते थे तो हम कहते थे, आजकल बच्चों में बड़ा ट्रेंड है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई झगड़ा हुआ और उस बच्चे को किसी ने मारा, तो बाकी बच्चे उसका एक मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं। ये स्टार्टिंग में ऐसा हमारे कल्चर का बिल्कुल पार्ट नहीं था। हम लोग तो ये चीज़ें जो होती है ना ये पूरी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गई हैं कि मुझे अगर किसी के बारे में कुछ नेगेटिव पता चलता है तो मुझे खुशी होती है, या मुझे पता ना ये तो दिस इज नॉट अवर कल्चर एट ऑल। उल्टा जो आपको पता चलता है यू मस्ट हाइड इट, यू मस्ट नॉट लेट अदर पीपल नो ऑफ इट। ऑल राइट, कमिंग टूवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ योर जर्नी, यही सारी चीज़ें सोसाइटी में देख के दैट इज़ व्हाट इमर्ज्ड मिस्टर अली रज़ा टू बी अ टीचर, या फिर देयर वाज समथिंग एल्स बिहाइंड इट? देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो मैंने स्टार्ट में जैसे मैं बताऊं कि मैंने अपना करियर एज अ बैंकर स्टार्ट किया था एज एन मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। तो उसमें ये होता था कि देखें बैंकिंग भी एक बहुत वास्ट फील्ड होती है। जो आपके एक बैंकर होते हैं उनकी एक पर्सनालिटी होती है, एक प्रोफाइल होता है और बहुत ही करियर ग्रोथ की फील्ड है। लेकिन
वही वाली बात कि आपने यही देखना है कि आपने उसी प्रोफेशन को सेलेक्ट करना है जो आपका पैशन है। मैं जो हमारा वीकेंड होता था, जब मैं बैंक से अपनी जॉब करके घर जाता था, तो मैं वीकेंड पे कुछ बच्चों को ना ट्यूशन दे रहा होता था। तो मैं ये देखता था कि जब मंडे आ रहा होता था ना, तो मुझे एक अजीब सी एग्जाइटी हो रही होती थी कि यार मुझे कल से बैंक जाना है, कस्टमर की डीलिंग है। मैं फॉरेन ट्रेड देखता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एलसी वगैरह खुलती है, पता नहीं वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा होगा। अच्छा, और मैं फ्राइडे को वेट कर रहा होता था कि यार वो सैटरडे संडे को कुछ, जैसे मैं उस टाइम पे जाबिस्ट और IOBM के ग्रेजुएट्स को पढ़ाता था जो मुझसे भी बड़े होते थे। मैं बड़ा वेट करता था कि यार वो आएंगे। मैं उनको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता था, किसी को अकाउंट्स, किसी को फाइनेंस। तो मैं ये देखता था कि मैं उन 2 दिनों का बड़ा वेट कर रहा होता था। अच्छा, उस टाइम का बड़ा वेट करता था, या इस टाइम पे मेरे स्टूडेंट आएंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती थी कि फर्ज मैंने अगर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की ट्यूशन है, तो ड्यूरिंग टीचिंग मुझे पता नहीं चलता था कि कब 2 बज गए। फिर उस टाइम पे मैंने काफ़ी अपने आप को एनालाइज किया कि मैं शायद इस बैंकिंग प्रोफेशन के लिए नहीं बना हूँ, और मैं जितना टाइम बैंकिंग प्रोफेशन में रहूँगा अपना टाइम वेस्ट करूँगा। तो डेफिनेटली एक टीचर आने का एक तो रीज़न ये भी था। दूसरा, टीचिंग में एक जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। देखें, फॉर एग्जांपल मेरा कोई टीचर अगर मुझे मिलता है, या मैं बीइंग अ टीचर किसी को 20 साल के बाद भी मिलता हूँ, तो मुझे सर के तौर पे जो है वो मुखातिब करता है। तो ये टीचिंग में मैं आपको बताऊँ, एक जो आपका ये वाला रिवॉर्ड होता है ना, जो जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, कि भाई जितने साल भी बाद मुझे स्टूडेंट मिलेगा वो मुझे एक रिस्पेक्ट दे रहा होगा। तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट डेफिनेटली बहुत मैटर कर रहा होता है। तो इसकी तरफ से मैं डेफिनेटली इस प्रोफेशन की तरफ इंक्लाइंड हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब प्रोफेशन की तरफ आए तो आपको पता है टीचिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग कैरियर। देखिए, आप अगर जा रहे हैं, आपका मूड अच्छा है, आपका मूड बुरा है, कोई डिपेंड ही नहीं करता, आपने बच्चों से हंस के ही बात करनी है। आप जब टीचिंग कर रहे होते हैं, डेफिनेटली 40 मिनट्स का टाइम है। लेकिन टीचर भी एक इंसान ही है, उसके भी अपने कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, 10 चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर माइंड में मैंने उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ है ना, तो मैं एक बहुत अच्छा टीचर नहीं बन सकता। और आजकल के जो बच्चे हैं, देखें, जब बच्चे के पास, जब हम स्टूडेंट थे, हमारे पास ना सोशल मीडिया की एक्सेस थी, ना हमारे पास सेलफोन था। तो अब बच्चों के पास एक तरह से ग्लोबलाइजेशन है, उनको सारी नॉलेज होती है। आपको टीचिंग में बहुत ज़्यादा वर्सेटिलिटी लानी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, कोविड से पहले हम कभी भी ऑनलाइन टीचिंग नहीं करते थे। अब अगर मैं ऑनलाइन टीचर नहीं हूँ तो मैं एक अच्छा टीचर ही नहीं हूँ। मैं जितना अच्छा पढ़ा लूँ, अगर मैं एक लेक्चर को प्रॉपर तरीके से नहीं डिलीवर कर पा रहा, मेरी कहीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, तो अब टीचिंग में भी आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब इनोवेशन आ गई हैं, कुछ टेक्निक्स आ गई हैं, और वो आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम फॉलो करनी पड़ती है। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स ऑनलाइन टीचिंग, डू यू फील लाइक कि हम कुछ ज़्यादा ही टूवर्ड्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं? एंड डू यू फील कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की जो ग्रूमिंग एलिमेंट है या प्रोफेशनलिज्म है वो लैक करती है बिकॉज ऑफ एवरीथिंग शिफ्टिंग टूवर्ड्स? 100% नहीं, 100% नहीं। देखें, ऑनलाइन टीचिंग इज़ एन ऑप्शन, इट शुड नॉट बी अ कंपल्शन। आपकी जो असल में जो टीचिंग होती है ना, देखिए फॉर एग्जांपल, मैं बीइंग अ टीचर जो अपने स्टूडेंट को एनालाइज करता हूँ ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज से करता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट अगर मैं उससे पूछता हूँ भाई ये टॉपिक तुम्हें समझ में आया, और कभी कभार मुझे कह देता है कि मुझे समझ में आया, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चल जाता है कि टॉपिक उसको समझ में नहीं आया। अच्छा, ये टीचिंग इज़ अ 2 वे कम्युनिकेशन। अगर मेरा स्टूडेंट मेरे सामने नहीं है, मुझे उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, मैं उसका फीडबैक नहीं ले पा रहा, तो मैं अगले टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करूंगा? ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन इज़ अ 1 वे कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं ऑनलाइन में टीचिंग कर रहा हूँ और मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, वहाँ से पता चला कि वो इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो गया है। अब मुझे बताएं कितनी बड़ी इंटरनेट की लैगिंग आ रही है, सर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। नहीं कि मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया 15-20 मिनट्स में, टॉपिक कंप्लीट कर दिया, बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ तो इंटरनेट इशू था। ठीक है, अच्छा, डेफिनेटली अगर बच्चे का कैमरा ओपन है तो फिर तो मैं उसको चलें फिजिकली देख रहा हूँ, लेकिन अगर उसका कैमरा ओपन नहीं है तो मुझे तो नहीं पता कि वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है। आप बीइंग एन स्टूडेंट भी आपको प्रॉपर एक एक्टिव होना पड़ेगा जब आप टीचिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अगर आप लर्निंग के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग में डेफिनेटली बहुत सारे फ्लॉज हैं। और हाँ, इंटरनेशनल की बात हम कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूके, यूएसए या अगर हमारे जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज़ ये है कि एक तो ये जो आपका ट्यूशन सिस्टम है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और इतने क्वालिटी टीचर्स नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तानी टीचर्स की बड़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, जो पाकिस्तानी टीचर्स होते हैं ना वो कमिटमेंट के पक्के होते हैं, जब ऑनलाइन आते हैं तो उनके लिए तो ऑनलाइन टीचिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप डेफिनेटली अपने कंट्री की बात करें तो फिजिकल टीचिंग से बेटर कोई ऑप्शन नहीं। या ट्रू, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डू यू फील यू डू बेटर? मतलब इफ़ यू हैड टू चूज, व्हिच वन वुड यू गो फॉर? बीइंग अ टीचर, ये तो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से था, बट यू बीइंग अ टीचर, व्हाट इज समथिंग दैट, जो पैशन है टीचिंग का, वो इग्नाइट ज़्यादा किससे होता है, वेदर इट्स फिजिकल और ऑनलाइन? मुझसे अगर आप पूछेंगे तो फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में मतलब आई अर्लियर सेड ना कि जो 2 वे कम्युनिकेशन होती है ना, उसका आपको फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाता है।
तो फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कम्युनिकेशन। अगर मुझे मेरी टीचिंग का फीडबैक ही नहीं मिल रहा तो फिर मैं जैसे नेक्स्ट क्लास में कई बार ऐसा होता है कि मैंने कभी एक बार कोई टॉपिक पढ़ाया और क्लास में बच्चों ने बोला कि सर ये टॉपिक आप इसको ऐसा भी पढ़ा सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं। तो मैं फिर क्या करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में उसको उस तरीके से प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में ना मुझे प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पा रहा होता। तो उस अब फीडबैक ही नहीं मिल रहा तो मेरी फिर वो टीचिंग जो है ना वो फिर उसमें कोई इनोवेशन नहीं आ रही, वो बिल्कुल एक मॉडर्न तरह की चल रही है कि बस मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे गया। तो जिस तरह मैं न्यूज़ रीडिंग कर रहा होता हूँ इस तरीके से टीचिंग हो जाती है। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स टाइटन कॉलेज, अब मुझे ये बताएं कि इज़ दिस अ कॉमन एंड ट्रेडिशनल रूट फॉर टीचर्स कि वंस देयर इनटू द प्रोफेशन लाइक 10 years 12 years, तो दिस इज़ द रूट दैट दे ऑप्ट फॉर, लाइक दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस ऑफ इट, या फिर दिस वाज योर ओन डिसीजन, दिस इज समथिंग दैट यू क्रेव्ड इनटू योर पाथ? देखिए, मूविंग ऑन द टाइटन कॉलेज, ये बेसिकली हमारा एक पूरी मेरी टीम का बहुत ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट है और इट्स अ ग्रोइंग ए लेवल कॉलेज। तो अभी हम इस पे काफ़ी काम कर भी रहे हैं, काफ़ी काम कर भी लिया है, कुछ हम इसमें यूनिक चीज़ें लेकर आए भी हैं, कुछ चीज़ें हम लेकर आते हैं हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी सक्सेस की तरफ चली गई हैं, कुछ चीज़ें हमें लगता है कि कुछ मॉडल्स पर हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मैंने जो पूरा एक प्रोडक्ट बनाया वो ऐसे बनाया है कि पहली चीज़ तो देखें एकेडमिक्स हो। पेरेंट जब भी मेरे पास आता है तो पेरेंट का मेन कंसर्न क्या होता है कि बच्चा जब किसी भी ए लेवल कॉलेज में आ रहा है एंड ही और शी इज ऑप्टिंग फॉर द 3 सब्जेक्ट्स, तो उन 3 सब्जेक्ट्स में उसके ए ग्रेड आने चाहिए, दैट्स इट। 90% पेरेंट का ये कंसर्न होता है। अच्छा, उन्हीं के साथ जो बच्चा बैठा हुआ होता है उसका कंसर्न कुछ और होता है। उसका कंसर्न क्या होता है कि जब मैं कॉलेज आ रहा हूँ तो मैंने कुछ मूवीज़ में कुछ ड्रामा में कॉलेज लाइफ देखी हुई है, अब वो कॉलेज लाइफ उसके माइंड में, मुझे तो वो कॉलेज लाइफ का कल्चर चाहिए, मुझे तो वो फ्लेवर चाहिए। तो अब हमें एक ऐसा पैकेज बनाना पड़ेगा कि मुझे उस पेरेंट को भी सेटिस्फाई करना है, उस स्टूडेंट को भी तो मैंने अपनी कॉलेज में ना प्रोडक्ट को 3 तरीके से एनालाइज किया कि सबसे पहली चीज़ तो आ गई हमारी एकेडमिक्स। अच्छा, एकेडमिक्स में सबसे पहले हम बच्चों को ना ऑप्शंस देते हैं। मैं ये देखता था कि जब मैं कभी स्कूल या कॉलेज में होता था तो मुझे कुछ टीचर्स, देखें टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मेरे 10 बच्चे मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन 2 बच्चे ऐसे होंगे जो कहते होंगे हमें इस टीचर से अच्छा समझ में नहीं आ रहा। टीचर मैं अच्छा हूँ लेकिन जो मेरा टीचिंग स्टाइल है वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या किया कि हमने हर सब्जेक्ट्स के 2-2 3-3 टीचर्स बच्चों को दिए और बच्चे बाय चॉइस जिस टीचर से पढ़ना चाहें उस टीचर से पढ़ते हैं। तो उसमें ये होता है कि पूरे साल बच्चों के पास एक रीजनिंग खत्म हो जाती है कि ये टीचर तुम पे फोर्स किया गया, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैंने बच्चों को देखी कि अगर हम एक ए लेवल के स्टूडेंट को और ओ लेवल के स्टूडेंट को देखें, मैट्रिकुलेशन के इंटरमीडिएट को भी देखें, तो अगर 80 90 ना 90 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि वो बच्चा जो है ना, देखें जो 20-30 बच्चा जो क्लास में पढ़ने आया हुआ ना, वो तो आपकी टीचिंग को देख लेता है, लेकिन जो पीछे बच्चा बैठा हुआ होता है ना, वो तो फिर क्लास में आया, वैसे ही वो तो 15 मिनट लेट आया, उसने क्लास अटेंड करी, क्लास में उसको कुछ समझ ही नहीं आया और उसके बाद वो निकल गया। अब हमने क्या किया कि हमने क्लासेस की स्ट्रेंथ को कोशिश करी कि काफ़ी रीजनेबल हो, तो हमारी क्लासेस में 30 till 40 तक की एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। देखिए, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी एक प्रोफेशनल लर्निंग होती है, तो वहाँ पे तो आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं, ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं, तो वहाँ 150 to 200 की स्ट्रेंथ समझ में आती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स और मैट्रिक और इंटरमीडिएट, अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 50 क्रॉस कर रही है, तो आप मुझे बताना, बीइंग अ टीचर, मेरे पास मैं कब उनका होमवर्क चेक करूंगा, मैं कब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखूंगा, मैं कब उनसे फीडबैक लूंगा। तो ये हमने इसको एकेडमिक, अच्छा एकेडमिक्स के साथ साथ मूविंग ऑन दी को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमने ये देखा कि जो स्टूडेंट है ना, उसको चाहिए होती है एम्पावरमेंट। एक कॉलेज का बच्चा जब स्कूल से निकलता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बड़ा समझने लगता है। ठीक है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो कॉलेज में आ गया हूँ, मैं अब स्कूल का बच्चा नहीं रहा, मेरा तो अब लाइसेंस बनने वाला है। आपने उसको एम्पावरमेंट देनी है, आपने उसकी सुननी है, आपने उसको डिसीजन मेकिंग देनी है। तो हमने कुछ सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं जिसमें बच्चा इवेंट्स कंडक्ट करवा रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा इवेंट्स कंडक्ट करवाने में देखें, मैं आपको बताऊं, ए लेवल्स कॉलेजेस के अंदर आई डोंट नो, बहुत सारे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हम तभी सबसे सीख रहे हैं। हम उस बच्चे को फर्स्ट टाइम हमने ऐसा किया कि हमारे माशाल्लाह 8 to 10 स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप लगी है। तो ए लेवल कॉलेजेस में इंटर में ऐसा होता नहीं, ज़्यादातर इंटर्नशिप आपको पता है यूनिवर्सिटी के बाद प्लेसमेंट्स की जाती हैं, तो हमने उसको इंटर्नशिप के लिए भेजा। अच्छा, फिर उसके अलावा हमारे जब भी कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं तो बहुत सारी जगहों पे मैं, भले वो मेरे रेफरेंसेस ही होते हैं, लेकिन जब मेरा स्टूडेंट जाता है ना किसी मल्टीनेशनल फर्म में, किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाता है, वो देखता है कि हाउ टू पिच एनी सीईओ, हम सीएफओ को कैसे पिच करेंगे रिलेटेड टू दी स्पॉन्सर, तो उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने फिर ये देखी लाइफ में कि एक आईटी इंटीग्रेशन बहुत नेसेसरी हो गई है। आप किसी भी फील्ड का पार्ट बन रहे हो, अगर मेरी आईटी इंटीग्रेशन नहीं है, वेदर इट्स टीचिंग, वेदर इट्स आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो
हमने क्या किया कि हमने अपने पास कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाए। मैंने ये देखा कि मार्केट में एक पाइथन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है वो काफ़ी उसको देख रहा है। अच्छा, फिर आप गूगल पे जब सर्चिंग वगैरह कर रही होती हो तो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक कोर्स होता है। फिर एक आपके पास एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। आपको पता है आजकल एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एआई। पहले हम गूगल को बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते थे, फिर हम यूट्यूब की तरफ आए, अब हम आ गए चैट जीटीपी की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हमें एआई की तरफ लेके जा रही हैं। तो ये 3 कोर्सेज हमने टाइटन कॉलेज में ऑफर किए जो डेफिनेटली बाकी कॉलेजेस में शायद नहीं किए जाते हों, लेकिन वो कुछ और बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे। अच्छा, फिर तीसरी एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बिहेवियर। एक कॉलेज का स्टूडेंट अगर अपने आप को बड़ा समझने लगा और उस बड़ा समझने के बाद उसने डेफिनेटली, एक होता ना, मैं कहीं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ तो मेरा जो एटीट्यूड है वो वेटर के साथ कैसा है, मैं अगर अपने कॉलेज आ रहा हूँ, देखें अगर आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कॉलेज के हेड की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो आपको एक फेयर एलिमेंट भी है ना कि मेरा टीचर जो है मुझे पनिश कर सकता है, लेकिन एक जो चौकीदार है, जो एक आपका डोमेस्टिक वर्कर है, उससे तो आपको फेयर नहीं है। तो असल में तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो उसी से बात करते हुए पता चलेगी। तो हम पूरी कोशिश करते हैं एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड द बिहेवियर, इन तीनों पे काम करके एक अच्छा प्रोडक्ट निकालें। अब कहीं सक्सेस होती भी है, कहीं चैलेंजेस भी आते हैं। Yeah, that's wonderful, and you summed it up in a very excellent way. And definitely, these initiatives will be fruitful in the future, and I'm sure they are because I feel like these are the kind of things that even me included, we didn't have these avenues. And now that everything is on the palm of everybody's hands, I feel like these are very important and crucial in a student's life. And now, moving forward, I wanted to ask you about those kind of students who come to you for counseling and who have no idea of where they're headed. They have no direction. They don't know what they're going to do in their lives. उनको अपने इंटरेस्ट का नहीं पता या अपने पैशंस एक्सप्लोर नहीं किए। तो हाउ डिड यू काउंसल दो स्टूडेंट्स? देखिए, होता ये है कि मैं जब ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरव्यू, एक बच्चा मेरे पास आया दैट ही और शी वांट टू गेट एनरोल इन द टाइटन कॉलेज। तो सबसे पहले तो मैं उनका पूछता हूँ कि व्हाट्स योर एम, आपका एम क्या है, आपको बनना क्या है। क्योंकि देखिए, ए लेवल और इंटर में अगर आप आ गए हैं और आपको अपना एम ही नहीं पता, फॉर एग्जांपल यू नो कि ए लेवल और इंटर में बच्चे को ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप साइंस की तरफ आ सकते हैं, आप कॉमर्स की तरफ आ सकते हैं। ये तो बड़े पुराने ऑप्शंस थे। अब आपको पता है ए लेवल में ट्रैवल एंड टूरिज्म भी एक सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो पहले हमें इंटर में तो कभी नहीं मिलते थे और ए लेवल में भी शुरू में ऑप्शन नहीं दिए जाते थे। और ये ऑप्शंस हमें मिलते थे जब हम यूनिवर्सिटी ट्यूशन की तरफ जा रहे होते थे। तो अब होता ये कि बच्चे को जब इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट होता है। अच्छा, अब इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आजकल मैं बताऊँ 50% बच्चा जब मेरे पास आता है तो उसका इंटरेस्ट होता है एआई के अंदर, कि उसको या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एथिकल इंजीनियरिंग, एथिकल हैकिंग, ये एक प्रोफेशन बन गया है। अब जब हमारे टाइम पे तो हम समझते थे कि ये जो हैकिंग होती है वो क्या होती है कि आपने किसी की आईडी हैक कर ली, लेकिन एक एथिकल हैकिंग भी होती है। तो अब हमारा जो स्टूडेंट है ना, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा होमवर्क करके आ रहा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनको करियर पाथ नहीं पता होता। तो ये बड़ा चैलेंज होता है। हम फिर उनको ज़्यादातर बच्चों को ये भी कहते हैं कि चलें, अगर एक उनका इंटरेस्ट पूछते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे, मुझे आपको पता है ओ लेवल्स या मैट्रिक का बच्चा होता है तो उसने साइंस तो कहीं ना कहीं पढ़ी हुई होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। वो कहने नहीं सर, मतलब उनको एक ऐसा फेयर होता है कि जो पढ़ाई है ना वो जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, क्योंकि बचपन से ये सब्जेक्ट्स तो मैंडेटरी है ना। यानी कि एक बच्चा अगर उसको आगे जाके फाइनेंस मैनेजर बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो 3 क्लास से लेके 8 क्लास तक या 9 क्लास तक तो मैंडेटरी है कि उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है और उसको अकाउंट्स की नॉलेज ही नहीं है, जो बिल्कुल एक गलत चीज़ है। तो अब वो बच्चा जो आता है ना, अगर उसको इंजीनियरिंग पसंद नहीं है तो वो क्या होता है, उसको वो थोड़ा पढ़ाई से भागने लगता है। तो फिर हम उसको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट अगर आप साइंस की तरफ ही आ रहे हैं तो ही आपका प्रोफेशन या करियर ग्रोथ की तरफ जाएंगे। आपके पास कॉमर्स के ऑप्शंस हैं, आपके पास अदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप मार्केट में जाएंगे, आर्ट्स का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये जितने सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं ना, फिर ये बच्चा कहीं ना कहीं आपका ए लेवल्स में टैकल कर जाता है। Okay, wonderful. अच्छा, what was your interest growing up? क्योंकि आपने CA भी explore किया है, and then you've done LLB as well, and then you're a double masters in commerce and economics. तो आप कैसे जगल कर रहे थे, and how did you find your niche? Teaching से पहले, how did you settle कि this could be a possible career path for me? देखिए, एजुकेशन जो होती है ना, वो हमेशा वो भी होती है पैशन से। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि जब तक मैं अपनी किसी भी डिग्री को, किसी भी सर्टिफिकेट को अपने माइंड पे बर्डन बनाऊंगा तो मुझे पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि नहीं यार, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें टीचर का रोल भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे टीचर मिल जाएं जो मुझे पढ़ा रहे हो विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स,
लाइक फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स का कोई टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, मैथ्स का कोई टॉपिक है और वो उसको रियल लाइफ से लिंक करके मुझे पढ़ा रहा है, तो मैं ये देखता हूँ ऑटोमेटिकली मेरा उस सब्जेक्ट में, उस प्रोफेशन में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, जिस दिन मेरा उस प्रोफेशन में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, दैट्स इट, फिर मेरा दिल चाहता है पढ़ने का। जैसा लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं भी जब स्टार्टिंग के करियर में मैं स्टूडेंट था, तो मुझे बिल्कुल पढ़ने का शौक नहीं था। Really? मैं कहता था कि पता नहीं ये पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम मतलब एक ये जो बच्चे के माइंड में चल रहा होता है ना कि डिग्री से क्या होता है, स्किल्स आनी चाहिए, अभी भी माइंडसेट है बच्चों बिल्कुल का। माइंडसेट है। लेकिन जिस दिन मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिनकी टीचिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल थी, उस टाइम पे मैंने देखा कि वाकई में ये जो हम अपनी बुक्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना, अच्छा हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एज में आके कोई भी प्रोफेशन, कोई डिग्री लेना चाहूँ ना, तो मेरा अब वो माइंडसेट ही नहीं है। मेरे ख्याल से मैं बैठूंगा तो अब मैं इतने उस तरीके से उस टीचर को सुन भी नहीं सकूंगा, क्योंकि मैंने पूरी रियल लाइफ चीज़ें देख ली हैं। लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, इस टाइम पे आपकी जो रोट लर्निंग होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। आप चीज़ों को बहुत जल्दी एनालाइज कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखा होता है कि मेरी मैथ्स वीक है, उनकी मैथ्स बेहतर है मुझसे छोटे, तो उस टाइम पे आपकी क्विक मैथ्स बड़ी स्ट्रांग हो रही होती है। तो असल में क्या होता है कि जिस दिन आपको पढ़ने के एक प्रैक्टिकल फ़ायदे समझ में आ जाते हैं ना, उस दिन फिर आप कहते हो कि यार मैं काश हर चीज़ पढ़ लूँ। क्योंकि देखें ना, ये आपको पता है कि एजुकेशन बिल्कुल एक समंदर है कि आप उसमें जितना जाते हैं, जितना डीप जाते हैं, आपको उतनी चीज़ें पता चलती हैं कि ये भी चीज़ होती है, वो भी चीज़ होती है। और फिर आपके लिए ना देखें, एक टेस्ट भी जो होता है, जो आपके टेस्ट होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, फिर उसमें मज़ा आता है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, मुझे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं, देखिए टेस्ट का मतलब क्या होता है कि मुझे एक चीज़ की मुझे नॉलेज है, उस पर मुझे एनालाइज किया जा रहा है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि बस तुमने टेस्ट देना है, टेस्ट देना, टेस्ट देना। अब बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है, उसकी प्रिपरेशन नहीं है, तो फिर टेस्ट एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। Yeah. Wonderful. Okay, what is something that keeps you going apart from your teaching profession? But what is something that you do entirely for yourself and something that helps you stress off your routine? देखिए, इसमें सोशलाइजेशन मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ न्यू स्टूडेंट से। फॉर एग्जांपल हमारी एक पूरी टीचिंग कम्युनिटी है, और क्योंकि मैं एक स्टूडेंट लीडर भी रहा बहुत ज़्यादा, कि एक होता ना, उस टाइम पे प्रीफेक्ट होते थे, मॉनिटर होते थे, हेड बॉय होते थे। फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा कभी अच्छा खेलना नहीं आई, लेकिन मैं हर टीम का कैप्टन होता था ड्यू टू माई लीडरशिप स्किल्स। Oh, really? यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई बैटिंग में या बॉलिंग में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो, लेकिन मेरे साथ जो लोग खेल रहे होते थे वो कहते थे भाई हम इसी की कैप्टनसी में खेलेंगे। तो ये एक थोड़ी सी ना लीडरशिप स्किल्स थी। तो उनको फिर मैं देखता था कि हर चीज़ में ना आपको एक जब आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे होते हैं ना, अच्छा फिर सेकेंड चीज़, एक जो आपकी हर चीज़ का एक रिवॉर्ड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी इवेंट कंडक्ट करवा रहा हूँ, कोई भी चीज़ करवा रहा हूँ, उसके बाद जो फिर आपको एक प्रेज मिल रहे होते हैं, आपको लोग थैंक्स कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हमने करवाई। मतलब होता क्या है कि देखें, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों में कहता हूँ कि देखें, एक लाइफ को ना सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए। लाइक मेरे एक करियर गोल्स है, मेरे करियर पाथ है, मैंने उनको अचीव कर लिया, दैट्स इट। मैं अपना एक रूम में बैठा हुआ हूँ, सोचा जा रहा हूँ, अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ। आपने दूसरों की प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। तो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है जब मेरे कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट आते हैं, वो कहते हैं कि सर ये तो इसमें आपने जो वाली बात बताई थी ना, मैंने उसको अप्लाई किया और मैं अब पास हो गया। कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर बस ये बच्चे को आपने ही कुछ कर दिया, वरना तो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इसमें ये जो एक चीज़ होती है ना, ये एक बड़ी मोटिवेशन होती है कि यार चलो एटलीस्ट मैंने अगर एक अपना टाइम लगाया किसी भी चीज़ में, क्या पता मुझे कुछ नहीं अचीव हुआ उससे, लेकिन एटलीस्ट अगर मेरे उस टाइम से किसी दूसरे को कुछ अचीव हो गया हो, तो इट्स अ बिग मोटिवेशन। Definitely, it is. Now, as we move towards the ending note, I want you to advise all of the students out there. They don't have to be your own students. Anybody who is currently a student and is studying, one advice to them, and it could be related to where they're headed or all of the experience that they've priorly had. Just one advice you would like to give to all the students. देखिए, टू ऑल द स्टूडेंट्स, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप देखें, एक होती है नेटफ्लिक्स की मूवी। नेटफ्लिक्स की मूवी क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई सीज़न पसंद नहीं आ रहा, तो मेरे लिए बहुत आसान सा काम है कि मैंने दूसरा सीज़न देखना शुरू कर दिया। ये जो आपकी पूरी एजुकेशन है ना, ये कोई सीज़न नहीं है नेटफ्लिक्स का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि मुझे पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे, अब वो एक थोड़ा सा टॉपिक आगे चला जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपने शुरू में इस प्रोफेशन को, इस एजुकेशन को अपना पैशन बनाना है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हर टीचर बोलेगा, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी। मैं अपनी टाइम टेबलिंग कर ली, मैंने अपनी स्केजुलिंग कर ली, और उसके बाद कल से मैंने 2 दिन लगा दिए अपनी स्केजुलिंग और टाइम टेबल करने में, उसके बाद तीसरे दिन से मैं उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, तो आप कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकेंगे। और देखिए, लाइफ ऐसा नहीं हो सकता कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सक्सेसफुल हो, आप PhD करके सक्सेसफुल हो।
आप कोई भी प्रोफेशन सेलेक्ट करें और उसमें अपने आप को अपना स्किलफुल कर लें, कोई भी प्रोफेशन और रिलेटेड टू एनीथिंग। आप मुझे बताएं ना, आजकल ये छोटे मोटे कार्ट खुले हुए होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ, ये हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और वो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन एजुकेशन इज़ मैंडेटरी। आपने ये तो करनी पड़ेगी। मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप पढ़ें मत, एटलीस्ट आप इंटरमीडिएट या ए लेवल्स ग्रेजुएशन तो लाजमी करें। उसके बाद चले मास्टर्स लेवल है, वो आपका अपना पैशन है, आप करना है करें, लेकिन एटलीस्ट ग्रेजुएशन इज मस्ट। आप वो करें, उसके साथ साथ आप अपनी स्किल बिल्डिंग पे भी काम करें और कंसिस्टेंट रहें अपने प्रोफेशन में। कंसिस्टेंसी के बगैर आप किसी भी प्रोफेशन में देखें ना, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई एक छोटी सी ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले रहे हैं, उसमें भी अगर आपकी अच्छी जीपीए मेंटेन हो जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। ज़रूरी नहीं, जैसे हमारे माइंड में एक चीज़ बनी हुई होती है, जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता था तो मैं ये समझता था कि शायद आईबीए का ग्रेजुएट या लम्स का ग्रेजुएट ही सीएफओ बना हुआ होता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ मीडियोकर यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको सीएफओ और सीओज बना हुआ देखा है, क्योंकि उन्होंने मार्केट में जाके ऐसा काम करना स्टार्ट किया। और इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मेरे पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, मैंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं किया हुआ, तो मैं कुछ आगे लाइफ में नहीं कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी लाइफ में आएंगे और आप चलें, एजुकेशन लाइफ में आपसे कोई गलती हो गई, स्टूडेंट लाइफ में कोई गलती हो गई, लेकिन कोशिश करें कि उन गलतियों से सीखें और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखें। All right, this has been a very energetic and enlightening session. Thank you so much for your time. And you, as a whole, are proof that no matter how late it is or no matter what experiences you have prior, it is never too late to come towards your passion and start fresh. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. All right, guys, that is all for today. I will catch you all in the next episode. Till then, stay tuned.